सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला, सहाचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज मैं इस वीडियो में बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए नीति शतकम को पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, नीति शतक भर्तृहरि की एक अद्वितीय रचना है। इसमें नीति, लोक, व्यवहार ज्ञान तथा आचार के बहुमूल्य अनुभवों को प्रतिपादित किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको नीति शतकम कौन सी विधा में आता है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो बच्चों, संस्कृत साहित्य में को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में विभक्त किया गया है, वैदिक और लौकिक। वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत वेदों से लेकर उपनिषद एवं पुराण साहित्य तक की गणना की जाती है बच्चों। और लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रारंभ आर्ष काव्य से होता है, अर्थात इसका काव्यात्मक विकास महर्षि वाल्मीकि की प्रसिद्ध रचना रामायण ग्रंथ के बाद माना जाता है। बच्चों, साहित्य शास्त्रियों के अनुसार काव्य के भेद 2 भेद किए गए हैं। पहला श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य। दृश्य काव्य में नाटक और रूपक आते हैं जो देखने योग्य होते हैं, और श्रव्य काव्य जो सुनने योग्य अर्थात पढ़ने योग्य होते हैं। तो श्रव्य काव्य में पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य की गणना की जाती है, और दृश्य काव्य में नाटक और या रूपक आते हैं। बच्चों, पद्य काव्य के भी 3 भेद किए गए हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य। अब गीति काव्य को 2 भागों में बांटा गया है, प्रबंधात्मक काव्य और मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में कालिदास का ऋतुसंहार सुप्रसिद्ध मुक्तक काव्य है, और भर्तृहरि का वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। तो बच्चों, नीति शतक मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। यह भर्तृहरि का जो नीति शतक है वह हमारी भारतीय संस्कृति में जो जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के नाम से जाने जाते हैं। इनमें अनेक कवियों ने मुक्तक कोटि की काव्य विधा को अपनाया है। जिस पद्य संग्रह में प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र रूप से अपने अर्थ प्रकाशन की क्षमता रखता है वह मुक्तक काव्य कहलाता है। अर्थात अग्नि पुराण में मुक्तक काव्य का लक्षण दिया है, मुक्तकम श्लोक एवेक चमत्कार क्षमम सताम। और आनंदवर्धनाचार्य ने भी ध्वन्यालोक में मुक्तक की परिभाषा दी है कि पूर्वापर निरपेक्षणा अपि ही येन रसचवर्णा क्रियते तदेव मुक्तकम। अर्थात मुक्तक पूर्वापर प्रसंग से सर्वथा मुक्त होते हैं और ये रस चवर्णा के लिए स्वतंत्र काव्यत्व की क्षमता रखते हैं। तो बच्चों, भर्तृहरि का जो नीति शतक है वह इसी कोटि का काव्य है। अब बच्चों, नीति शतकम की जो विषय वस्तु है उसके बारे में आपको बताती हूँ कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। नीति शतक के अंतर्गत मूर्ख निंदा के बारे में श्लोक है, विद्वत पद्धति है अर्थात विद्या का महत्व बताया गया है, अर्थ पद्धति या धन पद्धति, दुर्जन पद्धति, सज्जन पद्धति और परोपकार पद्धति, यह नीति शतकम के विषय हैं। इन्हीं के ऊपर श्लोक लिए गए हैं। जो मूर्ख निंदा है, कवि के अनुसार व्यक्तियों के लिए मूर्ख सदैव कष्टकारी होते हैं। मूर्ख को समझाना अत्यंत कठिन होता है।
अज्ञानी व्यक्ति को सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है, विशेषज्ञ को और भी सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। यह जब हम मूर्ख निंदा के श्लोकों को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा श्लोक आएगा। कवि ने मूर्ख की निंदा करते हुए कहा भी है कि किसी स्थान पर अग्नि लग जाए तो उसे शांत किया जा सकता है, सूर्य की गर्मी को छाते से दूर किया जा सकता है, मदमस्त हाथी को भी तीक्ष्ण कांटे से वश में किया जा सकता है, गाय, बैल, गधे को डंडे से वश में किया जा सकता है। अर्थात शास्त्रों में सभी की औषधि कही गई है, किंतु मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता दूर करने का कोई भी उपाय नहीं बताया गया है। अतः ऐसे व्यक्ति को कवि ने साक्षात पशु के समान बताया है। तो इस नीति शतक का एक बहुत ही कॉमन जो श्लोक है, जो सबका सुना हुआ है, आप लोगों ने भी 12th में जो नीति शतक के 20 श्लोक पढ़े हैं उसमें ये श्लोक पढ़ा होगा, जो मूर्ख निंदा के विषय में ही आता है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीवमानः तद्भाग देयम परम पशुनाम। ये जो श्लोक है ये सब मूर्ख पद्धति के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, नीति शतक का जो दूसरा विषय है वह है विद्वत पद्धति या विद्या का महत्व। भर्तृहरि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में विद्वानों की प्रशंसा की है। बच्चों, कवि के अनुसार यदि व्यक्ति स्वयं को सब कुछ मानता है या सब सर्वज्ञ समझता है और हाथी के समान मदमस्त हो जाता है तो ये उसकी क्या है बच्चों? अज्ञानता है। क्योंकि जब वो विद्वानों के संपर्क में आता है तब उसे ज्ञात होता है कि मुझसे भी अधिक विद्वान इस संसार में विद्यमान है। ऐसे भाव वाले श्लोक हम विद्वत पद्धति में पढ़ेंगे और विद्या के महत्व के बारे में भी वहां पर बताया गया है कि विद्या मनुष्य का सर्व उत्कृष्ट रूप है। कोई भी व्यक्ति प्रकृति से सुंदर नहीं है, किंतु विद्यावान है तो विद्या उसका रूप होती है। विद्या को गुप्त धन कहा गया है क्योंकि यह धन देखा नहीं जा सकता, व्यक्ति के बोलने पर ही उसके ज्ञान का पता चलता है। यह विद्या का महत्व है। विद्या मनुष्य को ऐश्वर्य, भोग आदि प्रदान करती है। यह यश को देने वाली है। गुरुओं की भी गुरु है। राजसभाओं में भी विद्या की ही पूजा होती है। विद्या राजसु पूजते, ये आपने सूक्ति के रूप में भी सुना होगा। अतः विद्या से रहित मनुष्य को पशु तुल्य माना गया है। यदि किसी के पास सुंदर काव्य शक्ति है तो उसे राज्य की भी आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार विद्या के जो महिमा में जो श्लोक है वो भी हम नीति शतक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तीसरा विषय है नीति शतक का अर्थ पद्धति। अर्थ मीन्स धन पद्धति। नीति शतकम भर्तृहरि की अद्वितीय रचना है। इसमें नीति, लोक, व्यवहार, ज्ञान तथा आचार के बहुमूल्य अनुभवों को प्रतिपादित किया गया है। इसमें सत्पुरुष की महिमा, सद्गुणों की महिमा, विद्या की महिमा, उन्हीं में से अर्थ पद्धति को अभिव्यक्त किया गया है। अर्थ पद्धति क्या है बच्चों? मानव जीवन में धन की सर्वथा आवश्यकता होती है, उपयोगिता भी है। धन के बिना मानव का घर में, समाज में, देश में सभी स्थानों पर गौण स्थान माना जाता है। धनवान को ही ज्ञानवान, विद्यावान, बुद्धिवान कहा जाता है। गुण रहित व्यक्ति के पास यदि धन है तो उसे गुणी माना जाता है, परंतु निर्धन होने पर सभी गुण तुच्छ माने जाते हैं। इसलिए कवि ने धन को सभी गुणों का आश्रय स्थान बताते हुए धन अर्जित करने के लिए प्रेरित किया गया है। धन की महिमा बड़ी विचित्र एवं महान होती है। धन का होना और धन का नहीं होना व्यक्ति में महान परिवर्तन कर देते हैं। ऐसा कवि ने धन पद्धति के अनेक श्लोक नीति शतक के अंतर्गत बताए गए हैं। अब बच्चों, चौथा है अपना दुर्जन पद्धति। नीति शतक में दुर्जन पद्धति के बारे में भी अनेक श्लोक बताए गए हैं कि दुर्जन व्यक्ति हमेशा सज्जन को कष्ट देता है, साधु लोगों को कष्ट देता है।
बिना कारण ही वह सज्जनों का शत्रु होता है। दुष्ट प्रकृति के लोगों में स्वभाव से ही निर्दयता रहती है, कृपणता रहती है, उनमें दया की भावना नहीं होती है बच्चों। बिना किसी कारण के ही वह लोगों से झगड़ते रहते हैं, इसीलिए उनको दुर्जन कहा जाता है। अतः नीति शतक में बहुत सुंदर एक श्लोक कहा गया है कि दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन मणिना भूषित सर किम असौ न भयंकर। ये श्लोक भी आपने 12th में पढ़ा होगा। अगला जो विषय है नीति शतक का वह है बच्चों सज्जन पद्धति, अर्थात सज्जनों की पद्धति के विषय में नीति शतक में श्लोक आएंगे जो मैं आपको क्रम से पढ़ाती जाऊंगी। सज्जन पद्धति कवि ने सज्जनों का सम्मान का पात्र बतलाते हुए उनकी गति करने का उपदेश दिया है। उनकी संगति से होने वाले महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा गया कि जाडे धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। ये भी श्लोक आपने सुना होगा कि सत्संगति पुरुष का क्या नहीं करती, अर्थात बच्चों वह सब कुछ करती है। ये जब श्लोक पुस्तक के अंदर आएगा तब मैं इसकी व्याख्या करके आपको बताऊंगी। अब कवि ने सज्जन और दुर्जन की पद्धतियों के बारे में बताने के बाद नीति शतक में परोपकार पद्धति के बारे में बताया है। परोपकार पद्धति बच्चों पर उपकार अर्थात दूसरों का उपकार करना, दूसरों का भला करना। कवि ने मानव को निरंतर परोपकार करते रहने का संदेश प्रदान किया है। साथ ही परोपकारियों के गुणधर्म एवं स्वभाव का भी प्रतिपादन करते हुए परोपकारी के आशय को श्रेष्ठ माना है। बहुत ही सुंदर श्लोक परोपकार के बारे में भर्तृहरि ने नीति शतक में कि भवन्ति नम्रास्तर्व फलोद्गमे गमेर नवाम्बुभिः दूर विलंबिनो घना अनुदत्ता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिण, अर्थात परोपकारियों के विनम्र स्वभाव का वर्णन किया गया है। निश्चित ही परोपकारियों का चरित्र अवर्णनीय होता है, उनके आश्रय से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं। जिस प्रकार मलयाचल पर्वत पर आश्रय लेने वाले कंकोल, नीम, कुटज जैसे सामान्य वृक्ष भी चंदन की गंध वाले हो जाते हैं, उसी प्रकार परोपकारियों का आश्रय लेने से व्यक्ति में वही गुण आ जाते हैं। कवि का कहना है कि परोपकार पुण्याय भवति, अर्थात परोपकार पुण्य के लिए ही होता है। बच्चों ये मैंने शॉर्ट में तुम्हें नीति शतक का एक सामान्य परिचय दिया है। अब मैं अगले वीडियो में आपको नीति शतक के श्लोकों को बताऊंगी। आज के वीडियो में इतना ही।